बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंटरमीडिएट और स्पेशली एडीसी पार्ट वन, एडीसी पार्ट टू और सीए, सीसीए वगैरह में बहुत जो है वो एग्जामिन होता है। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के सवालात में भी ये पॉइंट डिस्कस होता हुआ नज़र आया है अक्सर। और हर लेवल पे ये पॉइंट समझ आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है, और ये मार्जिन और मार्कअप का कॉन्सेप्ट है। और ये मार्जिन और मार्कअप से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 72,000 की, परचेजेस दिया हुआ है 4,68,000 और सेल्स दी हुई है 4,14,000 की। अच्छा, रिक्वायरमेंट तो हमें क्या कहता है? रिक्वायरमेंट में हमें कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कह रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, एंडिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करो। और वो भी कैलकुलेट करो दो केसेस से। पहले केस में वो कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो जीपी कैलकुलेट हुआ हुआ है हमारा वो 20% ऑफ सेल्स है। और दूसरे केस में हमें कहता है कि 20% जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यानी हमें एंडी इन्वेंट्री की वैल्यू दो तरीके से कैलकुलेट करनी है। एक मर्तबा एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमें इस तरह करनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल है तो एंडिंग एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या होगी? अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या होगी? तो इस सवाल के अंदर बेसिकली हमें मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक हमारा होता है भाई मार्कअप, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है वो होता है मार्जिन। मार्कअप और मार्जिन में डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मार्कअप के अंदर मार्कअप के अंदर मार्कअप के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो हमेशा परसेंटेज होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। और मार्जिन के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मार्जिन के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है। वो परसेंटेज ऑफ सेल, यानी मार्कअप कॉस्ट बेस होता है। मार्कअप कॉस्ट बेस होता है। मार्कअप हमेशा कॉस्ट बेस्ड होता है। और मार्जिन हमेशा सेल बेस्ड होता है। मार्जिन हमेशा सेल बेस्ड होता है। बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब क्या है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो मार्कअप के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेस बनाया होगा। और जब मार्जिन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो सेल्स को बेस बनाया होगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा ये पॉइंट कि ये क्या बात हो रही है। ठीक है, तो दो रिक्वायरमेंट है और दोनों रिक्वायरमेंट को एक साथ हम सॉल्व करते हैं। एक साथ ही हम दोनों रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं ताकि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसमें जो है ना क्या पॉइंट डिस्कस हो रहा है। अच्छा, अब पहली रिक्वायरमेंट में हमें वो कहता है कि 20% ऑफ सेल्स, यानी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है 20% ऑफ सेल्स। यानी कि पहली रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है मार्जिन से एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करो। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट में हमें कहता है कि 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी दूसरी रिक्वायरमेंट में हमें वो कहता है कि मार्कअप से जाओ, मार्कअप से सॉल्व करो।
पहली रिक्वायरमेंट में मार्जिन से एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करो, दूसरी रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि मार्कअप से एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करो। ठीक है, तो दोनों रिक्वायरमेंट हम साथ चलाएंगे और बेसिकली फर्क को एनालाइज करेंगे कि फर्क बेसिकली आ कहाँ रहा है इन दोनों की वजह से। तो सबसे पहले सवाल में हमें दी हुई ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000। तो सबसे पहले हमें अपना फॉर्मेट याद होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट वगैरह में भी हमने पढ़ा कि ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में अवेलेबल है ओपनिंग इन्वेंट्री which is 72,000, which is 72,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री पे तो कोई अफेक्ट नहीं आता, तो सेम दोनों केसेस में ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 ही, सेम दोनों केसेस में ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 ही होगी। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री में हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करते हैं परचेजेस। क्या ऐड करते हैं, परचेजेस। तो हम ऊपर देखते हैं कि सवाल के ऊपर हमें परचेजेस की वैल्यू दी गई है। हाँ, सवाल में ऊपर हमें दी गई है 4,68,000 में परचेजेस की वैल्यू दी है, 4,68,000 परचेजेस, और परचेजेस पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता चाहे आप किसी भी मेथड से। तो इन दोनों सिनेरियो में इन वैल्यूज पे कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों सिनेरियोज में इन वैल्यूज पे कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री है 72,000, परचेजेस है 4,68,000, तो ये हुआ 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000, ये आ गए हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। अब याद रहे भाई कि आपको जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू किस तरह आएगी, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होनी जरूरी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होनी जरूरी है। और एक बार आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता कर ली, सिंपली वो आप लेस कर देंगे अवेलेबल फॉर सेल में से, तो आप एंडिंग स्टॉक पे अराइव कर देंगे। अब चेंज जो आएगा ना मार्कअप और मार्जिन में, बेसिकली जो चेंज आएगा ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का चेंज होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के चेंज होने से एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों रिक्वायरमेंट। अब पहली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कह रहा है मार्जिन। अब हम एक इक्वेशन देखो, हमेशा याद रखो कि मार्कअप मार्जिन का कोई भी सिनेरियो आए ना आपके सामने, तो हमेशा एक बात याद रखना, एक इक्वेशन बना, उस इक्वेशन के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे ना मार्कअप मार्जिन के कॉन्सेप्ट को, तो आप कभी भी नहीं फंसोगे। वो इक्वेशन क्या है भाई, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इस इक्वेशन को देखो। अब पहली बात जो कह रहा है वो कह रहा है हमें कि 20% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 20% है सेल्स का। मार्जिन में हम सेल्स को बेस बनाते हैं, मार्जिन में हम सेल्स को बेस बनाते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर भी आपसे पॉइंट डिस्कस किया कि मार्जिन में हम सेल्स को बेस बनाते हैं, मार्जिन में हम सेल्स को बेस बनाते हैं, मार्जिन में हम सेल्स को बेस बनाते हैं। तो जिस चीज को बेस बनाया जाता है वो 100% होती है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, उसने खुद ही बता दिया है हमें। ये जो परसेंटेज सवाल में दी हुई है ये ग्रॉस प्रॉफिट की है, ये कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 20% है सेल्स का, यानी कि सेल्स कितनी होगी, 100% होगी। अब आप देखो, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी रखनी पड़ेगी, 80%। इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी रखनी पड़ेगी, 80%।
अब हमें सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्यूट करनी है। एक मरतबा अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्यूट कर लेंगे तो हम जो है ना वो अपनी एंडिंग इन्वेंट्री पे अराइव कर जाएंगे। अब हमें सवाल में सेल्स की फिगर दी हुई है 4,14,000। सेल्स की फिगर दी हुई है 4,14,000 और ये फिगर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचने के लिए। कैसे कि देखो, सेल्स दी हुई है 4,14,000। अब एक बात का आप ज़रूर ख्याल रखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मस्ट बी अलाइंड। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर पे आप सेल्स ले रहे हो तो नीचे हमेशा याद रखो कि परसेंटेज भी सेल्स की होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर पे आप सेल्स ले रहे हो तो डिनोमिनेटर पे परसेंटेज भी सेल्स की ही होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर पे सेल्स है और डिनोमिनेटर पे सेल की परसेंटेज लेनी है, तो सेल की परसेंटेज कितनी है? सेल की परसेंटेज है, सेल की परसेंटेज है 100%। ठीक है, 100%। तो आप इसको 100 से डिवाइड करो। फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो सिर्फ हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें इसका कॉस्ट चाहिए। तो 80 से ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3,31,200। 3,31,200 मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करता हूँ। अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करता हूँ। अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करता हूँ तो मैं एंडिंग स्टॉक पर अराइव कर दूंगा। मैं एंडिंग स्टॉक पर अराइव कर दूंगा। मैं एंडिंग स्टॉक आया 2,08,800। 2,08,800 ये मेरी आ गई एंडिंग इन्वेंट्री इन सिनेरियो ऑफ मार्जिन। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूं भी निकाल सकते हो। आपने इस तरह निकाली 3,31,200। और आप चाहो तो यूं भी निकाल सकते हो इसको भाई। क्या आपने क्या किया? 4,14,000 सेल्स दी, नीचे परसेंटेज किसकी होगी? सेल्स की होगी। आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सर आपने बताया था 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट से चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 82,800 आ रहा है। ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सेल्स कितनी दी हुई है? सेल्स आपको दी हुई है आपकी, सेल्स ऊपर, सेल्स की फिगर ऊपर दी हुई है। 4,14,000 सेल्स दी हुई है। 4,14,000 सेल्स दी हुई है। और सेल्स में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, 82,800 का आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो आप भी कॉस्ट पे चले जाओगे। तो 4,14,000 में से आप 82,800 माइनस करो तो 3,31,200। ये भी एक तरीका हो सकता है टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और आप देखो ये 3,31,200 इस तरीके से भी निकाल सकते हो और 3,31,200 डायरेक्ट इस तरीके से भी आप कंप्यूट कर सकते हो। तो ये मार्जिन में मैंने डिटेल में बता दिया कि भाई एंडिंग इन्वेंट्री किस तरह कैलकुलेट होगी। ठीक है। और उम्मीद है आपको ये बात इजीली समझ आ गई। अब सेकंड सिनेरियो में 20% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसमें क्या चेंज आएगा? हम वही इक्वेशन बनाते हैं। मैंने कहा था मार्कअप मार्जिन के सवाल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हमें बनाना जरूरी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% है, वही दिया हुआ है। अब मार्कअप में वो कहता है कि मैंने कॉस्ट को बेस बनाया है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। मैंने कॉस्ट को बेस बनाया है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ऊपर मैंने बात बताई थी ना, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट को बेस बनाया मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो जिस चीज़ को बेस बनाते हैं वो 100% होती है। तो इसका मतलब सेल्स मेरी कितनी हो गई? सेल्स मेरी 120% हो गई। सवाल में सेल्स मुझे दी हुई है, जी दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई? 4,14,000 सेल्स दी हुई है। मैंने फिर दूसरी आपको बात बताई थी कि अगर सवाल में सेल्स दी हुई है न्यूमरेटर पे तो डिनोमिनेटर पे परसेंटेज भी सेल्स की लेनी है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी अलाइन। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाह रहे हो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4,14,000
डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 3,3,45,000, 3,45,000। ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो 3,45,000 आप यहाँ से माइनस कर दो। तो 5,40,000 में से अगर आप 3,45,000 माइनस करते हो तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आती है? 5,40,000 माइनस 3,45,000, तो एंडिंग इन्वेंट्री वुड बी 1,95,000 एंडिंग इन्वेंट्री। तो सेल्स है, सेल्स के नीचे सेल्स की परसेंटेज। आपने बोला सर हम यूं कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह मुख्तलिफ तरीके से, हाँ तो आप यूं कैलकुलेट भी कर सकते हो। 4,14,000 सेल्स है, नीचे सेल्स की परसेंटेज दी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो जिस तरह मैंने यहाँ बताया था करके। ग्रॉस प्रॉफिट 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4,14,000 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हो गया 69,000। 69,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 69,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सेल्स कितनी है देखो, सेल्स है 4,14,000, 4,14,000 की सेल्स है। अब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप माइनस करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है 69,000। 69,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 4,14,000 में से 69,000 आप माइनस करो, तो 3,45,000 वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है, जिस तरह मैंने ऊपर डायरेक्ट कंप्यूट की, आप ये देख सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला भाई? फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि मार्जिन और मार्कअप के केस में, मार्जिन और मार्कअप के केस में, मार्जिन और मार्कअप के केस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेंज हुई, तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आया। इसके अलावा तमाम चीज़ें देखो अपनी जगह पे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा। एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज हुई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की चेंज होने की वजह से। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।